हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना विद्युत रसायन चैप्टर चल रहा था, इसकी 3 क्लासें मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। आज इसकी अपन चौथी क्लास, चौथे लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपन पढ़ रहे थे कोलराउस का नियम, और उस कोलराउस के नियम में अपन ने पढ़ा था कि आयनों की मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के मध्य अपन ने आरेख खींचे थे, और अपन ने देखा था प्रबल विद्युत अपघटनों के आरेख कैसे थे, दुर्बल के कैसे थे। उनके आरेखों के बारे में अपन ने देखा था। ओहन-सागर इक्वेशन देखी थी, और उस इक्वेशन के 3 अपन निष्कर्ष निकाले थे। आरेख रेखीय हो, अरेखीय हो, वियोजन की मात्रा और सांद्रता बहिर्वेशन के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम, पहला अनुप्रयोग, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। पहला नियम अपन पढ़ रहे हैं अनुप्रयोग में, कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। देखो ये नियम क्या कहता है, ये नियम अपने को कहता है कि अनंत तनुता या फिर मैं कहूं लगभग शून्य सांद्रता, अनंत तनुता या फिर मैं कहूं शून्य सांद्रता, इस पर जो विद्युत अपघट्य है वो क्या होता है, पूर्ण वियोजित। क्या हो जाता है, पूर्ण वियोजित हो जाता है, या फिर अपन क्या कहें, आयनित हो जाता है। विद्युत अपघट्य पूर्ण वियोजित हो जाता है तथा अंतर आयनिक आकर्षण बल भी, अंतर आयनिक आकर्षण बल समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी अनंत तनुता पर, शून्य सांद्रता पर विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, और अंतरायनिक आकर्षण बल क्या हो जाते हैं, समाप्त। और विद्युत अपघट्य का प्रत्येक आयन स्वतंत्र अभिगमन करता है। प्रत्येक आयन क्या करता है, प्रत्येक आयन स्वतंत्र अभिगमन, स्वतंत्र अभिगमन और मोलर चालकता में एक निश्चित योगदान करता है। जैसे किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी, उस विद्युत अपघट्य के कैटायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और उसके एनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का योग। ये क्या है, विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये क्या है, धनायन, इस विद्युत अपघट्य के धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, पर मोलर चालकता। और ये किसकी हो जाएगी, एनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, या ऋणायन की अनंत तनुता पर क्या हो जाएगी, मोलर चालकता हो जाएगी। बात समझ में आई। अब देखो कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। जैसे कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा, ये तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पर वियोजित। और प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, या मैं NaCl लिखूं, प्रबल विद्युत अपघट्य, ये तो प्रत्येक सांद्रता पर पूर्ण रूप से क्या रहता है, वियोजित। इसमें तो क्या होंगे, केवल अंतरायनिक आकर्षण बल क्या हो जाएंगे, समाप्त। यहां पर अंतरायनिक आकर्षण बल क्या हो जाएंगे, समाप्त। अब प्रत्येक आयन स्वतंत्र अभिगमन करता है, इसका मतलब यह है यहां पर यह आयन जो अभिगमन करेगा स्वतंत्र रहेगा, इसकी गति स्वतंत्र रहेगी, इस आयन से इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। तो वही तो है ना, प्रत्येक आयन स्वतंत्र अभिगमन करता है और मोलर चालकता में एक निश्चित योगदान करता है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी, उस विद्युत अपघट्य के धनायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता और ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का योग होगी। तो बड़े आसान शब्दों में अपन कोलराउस नियम के बारे में बता सकते हैं। क्या है कोलराउस का नियम,
अनंत तनुता पर जब विद्युत अपघटय पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है और अंतरायनिक आकर्षण बल समाप्त हो जाते हैं तथा प्रत्येक आयन मोलर चालकता में एक निश्चित योगदान करता है, और वो आयन जो होता है कोई भी उसकी जो गतिशीलता उसके साथ वाले आयन पर निर्भर नहीं करती, उससे वो क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। और किसी भी विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके कैटायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता और एनायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का क्या होगी, योग होगी। यह है कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। क्लियर हुई बात, सभी को बता सकते हो। चलो अब अपन बात करते हैं किस प्रकार से दुर्बल विद्युत अपघटयों की, हाँ, ये आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का जो नियम है ना, इससे प्रबल और दुर्बल दोनों विद्युत अपघटयों की मोलर चालकता ज्ञात की जाती है। किसकी? प्रबल और दुर्बल दोनों प्रकार के विद्युत अपघटयों की मोलर चालकता ज्ञात की जाती है। सांद्रता बहिर्वेशन द्वारा किसकी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं? केवल प्रबल की ज्ञात कर सकते हैं, वहां पर दुर्बल की ज्ञात नहीं कर सकते। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन द्वारा प्रबल की भी ज्ञात कर सकते हैं और दुर्बल की भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? यह है कोलराउस का नियम। अब अपन देखो और आगे पढ़ते हैं। अब देखो किसी पर दुर्बल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता ज्ञात करने की अन्य विधि है आयनों की मोलर चालकता ज्ञात करके, मोलर चालकता ज्ञात करके देखो ये स्वतंत्र अभिगमन द्वारा इसी प्रकार से यहां इसी में कौन सा है, आयनों की मोलर चालकता ज्ञात करके दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर ली जाती है। देखो ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। कैसी विधि है? अप्रत्यक्ष विधि है। अप्रत्यक्ष विधि इसको अपन इसलिए कहते हैं कि जैसे मान लो एक दुर्बल विद्युत अपघटय है, कोई दुर्बल विद्युत अपघटय है, अपघटय जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH। क्या है ये? एसिटिक अम्ल। इसकी मोलर चालकता अपने को अनंत तनुता पर ज्ञात करनी है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की क्या ज्ञात करनी है अपने को? मोलर चालकता, ये अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो मैंने पहले ही बता दिया यह एक अप्रत्यक्ष विधि है। इसमें क्या होता है कि कुछ प्रबल विद्युत अपघटय चाहिए होंगे अपने को, और उन प्रबल विद्युत अपघटयों की मोलर चालकता अपन सांद्रता बहिर्वेशन विधि से ज्ञात कर लेते हैं। जैसे प्रबल विद्युत अपघटय यहां पर अपने को कौन कौन से चाहिए? जैसे सोडियम, चाहे मैं लिख दूं NaCl और CH3COO Na और HCl। ये देखो ये विद्युत अपघटय अपने पास यहां पर प्रेजेंट हैं। तो अपने को मोलर चालकता किसकी ज्ञात करनी है? दुर्बल विद्युत अपघटय इसकी CH3COOH। इसकी मोलर चालकता क्या होगी? इसके कैटायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता और इसके एनायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता का क्या होगी? योग होगी। यहां पर ये जो प्रबल विद्युत अपघटय हैं ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या प्रबल विद्युत अपघटय? प्रबल विद्युत अपघटय हैं। इनकी मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं? सांद्रता बहिर्वेशन द्वारा। अपन ने ज्ञात करा था ना आरेख में, मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल शून्य सांद्रता तक इसको ले जा सकते हैं या अनंत तनुता तक इनको अपन आरेखित कर सकते हैं। तो इनकी तो इस प्रकार से इनकी क्या हो जाएगी? तीनों की ज्ञात। जैसे मैं कहूं NaCl की क्या हो जाएगी? पहले अपन बात करते हैं जैसे इसकी CH3COONA की, इसके धनायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस इसके
ऋण आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का क्या होगी, योग। और इसी प्रकार HCl की क्या हो जाएगी, इसके धनायन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता और इसके ऋणायन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता का योग। इसी प्रकार NaCl की क्या हो जाएगी, इसके धनायन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता और इसके ऋणायन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता। देखो यहाँ पर अपने पास समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ये समीकरण अपने को प्राप्त हुई। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 घटाने पर देखो समीकरण 1 कौन सी है, ये रही। समीकरण 2 कौन सी है, ये रही। तो इनको जोड़ना अपने को Na प्लस ये समीकरण 1, और इसमें कौन सी समीकरण जोड़नी है, दूसरी H प्लस और इनफाइनाइट Cl माइनस। अब अपने को घटानी कौन सी समीकरण है, तीसरी। तो ये तीसरी रही Na प्लस और ये Cl माइनस, ये समीकरण अपने को घटानी है। तो देखना आप क्या क्या कटने वाला है उसको अपन यहाँ से हटा देते हैं। कौन कौन सी राशियाँ हटती है ये यहाँ पर सबको दिखाई तो दे रहा है ना, मैं थोड़ा पास में लिख देता हूँ। ये Cl माइनस है। अब ये घटाने वाली समीकरण कौन सी है, तीसरी। ये क्या है, Na प्लस और Cl माइनस, ये समीकरण अपने को क्या करनी है, घटानी है। अब देखिए Na प्लस का है और ये Na माइनस का कैंसल, ये यहाँ पर Cl प्लस का और ये माइनस वाला इस प्लस से गुणा होगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसल। बताओ अपने पास क्या बचा है यहाँ पर अपने पास केवल कौन कौन से आयन बचे हैं, लेमडा इनफाइनाइट एसीटेट आयन प्लस लेमडा इनफाइनाइट H प्लस आयन। क्या ज्ञात होगी अपने को, एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर क्या ज्ञात हो गई, मोलर चालकता ज्ञात हो गई। इस प्रकार से अपन आयनों की मोलर चालकता ज्ञात करके क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी विद्युत अपघटक की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ये कैसी विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है। इसमें अपने को प्रबल विद्युत अपघटकों की जरूरत पड़ेगी जो या जिनकी अपन सांद्रता बहिर्वेशन विधि द्वारा मोलर चालकताएं ज्ञात कर लेते हैं। तो इस मेथड द्वारा अपन किसकी ज्ञात कर सकते हैं, एसिडिक अम्ल की ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे अपने को किसकी ज्ञात करनी होती है, NH4OH की, इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने को कौन कौन से प्रबल विद्युत अपघटक चाहिए, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, तो अपने को स्ट्रॉन्ग कौन कौन से चाहिए, जैसे NH4Cl प्रबल विद्युत अपघटक है, जैसे NaCl, जैसे NaOH, ये तीन प्रबल विद्युत अपघटक हैं। अब देखो यहां पर अपन किस किस को जोड़ेंगे इसको मैं समझा देता हूं आपको। एक तो ये वाला NH4Cl वाला, और अगर एक NaOH को जोड़ें अपन और NaCl घटा दें तो इसमें से क्या निकल जाएगा, Na निकल जाएगा और Cl निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, NH4 और OH। तो बताइए इसकी भी अनंत अनुता पर मोलर चालकता आप ज्ञात कर सकते हैं इस अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। क्लियर है ये बात सभी को। चलो आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अपन। आगे वाला है आयनों के अभिगमनांकों के द्वारा। आगे वाली विधि है आयनों के अभिगमनांकों के द्वारा। या आयनों का अभिगमनांक ज्ञात करके भी अपन अनंत अनुता पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोलर चालकता ज्ञात
कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जो ट्रांसपोर्टेशन नंबर या जो अभिगमनांक होता है वो आयनों का निकलता है, न कि विद्युत अपघट्य का। तो आयन कौन कौन से होते हैं? धनायन और ऋणायन। अभिगमनांक किसका निकाला जाता है? सदैव आयन का। आयन जैसे धनायन का अभिगमनांक निकलेगा और किसका निकलेगा? ऋणायन का अभिगमनांक। धनायन का अभिगमनांक और किसका हो जाएगा? ऋणायन का अभिगमनांक। ये होता है n से दर्शाते हैं। ये कैटायन का हो गया अभिगमनांक C और ये किसका हो गया? एनायन का अभिगमनांक। अब देखो धनायन का अभिगमनांक क्या होता है? धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या हो जाएगी? कैटायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बट्टे वह परबल विद्युत अपघट्य जिसमें धनायन उपस्थित है, उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता वो क्या हो जाएगी? लैम्डा इनफाइनाइट m। इसी प्रकार ऋणायन का अभिगमनांक क्या हो जाएगा? ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बट्टे वह परबल विद्युत अपघट्य जिसमें ऋणायन उपस्थित है, उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो इनके सूत्र में यहां एक बार फिर ऊपर लिख देता हूं। धनायन का अभिगमनांक ये क्या है? कैटायन का। तो कैटायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बट्टे विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। एनायन का अभिगमनांक क्या हो जाएगा? एनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और वह विद्युत अपघट्य जिसमें एनायन उपस्थित है, उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात, ये होता है एनायन का अभिगमनांक। तो अभिगमनांक ट्रांसपोर्टेशन नंबर क्या है? एक तरह से अनुपात है उस आयन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता और किसका? जिस विद्युत अपघट्य में वह आयन उपस्थित है, उसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इनका क्या है? ये रेशियो है या फिर मैं कहूं अनुपात है। क्लियर हुई ये बात? अब देखना यहां पर, अब देखो अपन क्या निकाल सकते हैं? इस धनायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता ये किसके बराबर हो जाएगी? इसका अभिगमनांक गुणा विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये इसके बराबर होगी नहीं होगी? इसी प्रकार इस एनायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या हो जाएगी? इसका अभिगमनांक गुणा विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये होगा नहीं होगा? आप सभी जानते हो विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर होती है? उसके कैटायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता और उसके एनायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता का क्या होती है? योग होती है। ये समीकरण 1 दे दो, इसको 2, तो समीकरण 1 एवं 2 से इनके मान रखने पर क्या अपने को ये समीकरण प्राप्त हो गई? क्या? कैटायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता इंटू इसका अभिगमनांक प्लस एनायन के अनंत तनुता पर एनायन का अभिगमनांक गुणा इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो बताइए विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इस प्रकार से भी क्या अपन ज्ञात कर सकते हैं? क्या इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं या नहीं? तो इस प्रकार से आयनों के अभिगमनांकों के द्वारा भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज भी आपको सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने कोलराउस नियम के अनुप्रयोग में आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम बताया। क्लियर है? उसमें यह बताया कोई भी विद्युत अपघट्य अनंत तनुता पर पूर्ण रूप से आयनित्व वियोजित हो जाता है, अंतरायनिक आकर्षण बल समाप्त हो जाते हैं, उस समय उसकी
मोलर चालकता यानी अनंत अनुताप पर मोलर चालकता धनायन और ऋणायन की अनंत अनुतापों पर मोलर चालकताओं का क्या होती है, योग होती है। फिर मैंने बताया आयनों की मोलर चालकता ज्ञात करके भी अपन अनंत अनुताप पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष विधि है, और आयनों के अभिगमनांकों से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये चीजें सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आगे वाला है दुर्बल विद्युत अपघटनों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। दुर्बल विद्युत अपघटनों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। चलो मैं टॉपिक यहीं पे लिख देता हूं अपना, क्या है, दुर्बल विद्युत अपघटनों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। वियोजन की मात्रा को अपन अल्फा से दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं, अल्फा द्वारा। वियोजन की मात्रा को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, अल्फा के द्वारा दर्शाया जाता है। देखो जैसे ये दे रखी है कोई भी, इसको कहते हैं अपन दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता, और ऐसे लिख दें इसी को, ये हो जाएगी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये अनंत तनुता या C बराबर क्या हो जाएगा, 0, शून्य सांद्रता। अब देखो वियोजन की मात्रा होती है, वियोजन की मात्रा, इसको अपन अल्फा से शो करते हैं, ये होती है दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता अनंत तनुता पर मोलर चालकता का क्या होती है, अनुपात होती है। ये दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता और ये अनंत तनुता यानी शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता का अनुपात है। ये दोनों मैंने बता दिए, ये है, ये है। तो किसी विद्युत अपघटन की दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब मैं बात करूं प्रबल विद्युत अपघटन के लिए, किसके लिए, प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए। तो आप बताइए प्रबल विद्युत अपघटन प्रत्येक सांद्रता पर पूर्ण रूप से आयनित अथवा वियोजित होते हैं, तो इस सांद्रता पर भी उनका मान वही है जो इस सांद्रता पर है। तो प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए वियोजन की मात्रा क्या होगी, इकाई होती है। कितनी होती है, इकाई। और दुर्बल के लिए वो क्या होती है, ये मान ज्यादा होता है, ये कम, तो इकाई से वो क्या आएगा, कम ही आएगा। तो इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका भी अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर हुई ये चीज भी सभी को। चलो अब अपन चलते हैं आगे। अब अपन पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल। अपने को अब पढ़ना होगा विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। विद्युत रासायनिक सेल तो इसके बारे में अपन यहां पर पढ़ लेते हैं। विद्युत रासायनिक सेल या कहते हैं इसको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो किससे कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर मैं बोलूं विद्युत रासायनिक सेल, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है।
रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करेगा? विद्युत ऊर्जा में। कौन से सेल कहलाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाते हैं। ऐसे सेलों को अपन कौन से सेल कहेंगे? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, या वह प्रक्रम जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, कौन सा क्या कहलाएंगे? विद्युत रासायनिक सेल। इनमें संपन्न होने वाली जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, इनको अपन बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। क्या बोल सकते हैं इनको? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। इनकी प्रकृति क्या होती है? स्वतः परिवर्तित। स्वतः परिवर्तित। ये क्या होती है? स्वतः संपन्न, अर्थात इनके लिए डेल्टा जी गिब्स मुक्त एनर्जी का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं तथा जिनके लिए रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है? स्वतः परिवर्तित और डेल्टा जी नेगेटिव होता है, कौन से सेल कहलाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर मैं कहूं विद्युत रासायनिक सेल। अब अपन इसकी बनावट के बारे में देखो। एक चीज और, इनको गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। कौन से सेल कहते हैं? वोल्टीय सेल भी कहते हैं, क्योंकि इन वैज्ञानिकों ने इनका आविष्कार किया था। वोल्टीय सेल भी इनको कहते हैं, ये आविष्कारकर्ता के नाम के आधार पर। अब अपन एक प्रारूपिक गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल भी इसको कहते हैं। इस डेनियल सेल के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक डेनियल सेल का अपन क्या करेंगे? यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखो डेनियल सेल में क्या होता है वो पूरी प्रोसीजर अपन यहाँ पर देखते हैं। देखो डेनियल सेल में दो धातु इलेक्ट्रोड होते हैं जो अपने अपने लवण के विलयन में डूबे हुए रहते हैं। जैसे इधर मैं बनाता हूं जिंक इलेक्ट्रोड। इधर कौन सा इलेक्ट्रोड बना रहे हैं अपन? ये है जिंक इलेक्ट्रोड। और इधर बनाते हैं अपन कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर, ये कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड बना हुआ है, ये जिंक धातु का इलेक्ट्रोड बना हुआ है। ये जिंक वाला किस में डूबा हुआ है? जिंक अपने लवण के विलयन में, यानी जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है। ये किस में है? ZnSO4 में। ये किस में डूबा हुआ है? ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है। और यहाँ पर परिपथ को क्या कर दिया जाता है? पूर्ण कर दिया जाता है। एक लगा होता है इसमें लवण सेतु, जो क्या है? उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य पदार्थ, कैसा? अक्रिय विद्युत अपघट्य पदार्थ, इसको क्या कहते हैं? लवण सेतु। इसमें जैसे KCl या Na2SO4, KCl भरा हो सकता है या फिर Na2SO4 भरा हुआ हो सकता है। ये एक गैल्वेनिक सेल की बात करूं या फिर मैं किसकी बात करूं? डेनियल सेल की बनावट होती है। यहां पर देखना, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एनोड का। और ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कैथोड का। आप सभी जानते हो, ये जिंक सल्फेट विलयन है, नीचे लिख देता हूं। आप सभी जानते हो एनोड पर सदैव क्या होता है? ऑक्सीकरण। वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाता है, और कैथोड पर सदैव क्या होता है? अपचयन। तो वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता। तो इस पर क्या होगा? अपचयन। कौन सी प्रोसीजर होगी इसमें? अपचयन की प्रक्रिया यहां पर संपन्न होगी।
देखो अब पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा इलेक्ट्रोड होगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे ही अपन परिपथ बंद करके इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो जिंक धातु परमाणु यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयनों के रूप में किस में आ जाते हैं, विलयन में। किस रूप में, जिंक आयनों के रूप में। ये विलयन में आ गए यहां पे, और यहां पर क्या त्याग दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये इलेक्ट्रोड कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित। तो ये कैसा हो गया, ऋण आवेशित। तो ये कैसा इलेक्ट्रोड है यहां पर, ऋण आवेशित। अब यह इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहां पर कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कॉपर 2+ आयन होते हैं वो आयन इस इलेक्ट्रोड के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। इस कारण कॉपर 2+ आयन, कौन से कॉपर 2+ आयन, तो इन पर कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश। तो ये इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, धनावेशित। तो ये कैसा इलेक्ट्रोड हो गया यहाँ पे, ये हो गया धनावेशित इलेक्ट्रोड। बता सकते हैं ये धनावेशित इलेक्ट्रोड और ये ऋणावेशित। अब देखो ऑक्सीकरण की प्रोसीजर देख ले अपन। जिंक ठोस अवस्था में था, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, विलयन में आ गया +2 इलेक्ट्रॉन। तो या फिर मैं सीधा यहां पर लिख दूं, इस पर इसमें संपन्न होने वाली अर्धसेल अभिक्रिया, ये एक अर्धसेल है ना, अर्धसेल अभिक्रिया। ये कौन सी है, ऑक्सीजन अर्धसेल अभिक्रिया है ना, यहाँ पे इसमें जो संपन्न होगी वो अर्धसेल है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक ठोस अवस्था में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और ये एक्वाटिक इस विलयन में आ गया +2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये बात सभी को। अब अपन बात करते हैं आगे, जैसे आगे वाले के बारे में मैं बताऊं आपको, आगे वाले इलेक्ट्रोड पर कौन सी प्रोसीजर होगी उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो आगे वाले इलेक्ट्रोड पर कौन सी प्रोसीजर होगी, आगे वाले इलेक्ट्रोड पर अपचयन की प्रोसीजर होगी। कौन सी प्रोसीजर, अपचयन की। तो देखते हैं अपचयन की प्रोसीजर क्या होती है। तो यहां पर है ये कॉपर 2+ आयन जलीय विलयन में है, +2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया कॉपर ठोस। तो यहां पर कौन सी प्रोसीजर हो गई, ये अपचयन की प्रोसीजर। तो ये एक दूसरे अर्धसेल में रिएक्शन हो रही है, ये एक पहले अर्धसेल में रिएक्शन संपन्न हो रही है। और नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, नेट सेल रिएक्शन अपन कैसे लिख सकते हैं, नेट सेल रिएक्शन क्या लिखेंगे बताइए इसकी नेट सेल रिएक्शन, जिंक प्लस कॉपर 2+ और ये जिंक 2+, ये विलयन में प्लस कॉपर ठोस अवस्था में, ये क्या हो गई इसकी संपूर्ण नेट सेल रिएक्शन। वैसे भी अपन नेट सेल रिएक्शन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अगर इधर अभिकारक है वो जुड़ जाते हैं, इधर उत्पाद हैं वो जुड़ जाते हैं। अभिकारकों और उत्पादों की ओर जो सेम जो उभयनिष्ठ जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैंसल। जैसे ये यहाँ पर उत्पाद की ओर है, ये अभिकारक की ओर हो, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। किसमें, नेट सेल रिएक्शन में। हाँ अब देखो इस सेल में आपने देखा एक तो है बाह्य परिपथ, ये कौन सा परिपथ हुआ, बाह्य परिपथ। ये कौन सा परिपथ हुआ यहाँ पर, ये बाह्य परिपथ। बताइए बाह्य परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है, बाह्य परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है। और ये कौन सा परिपथ है, आंतरिक परिपथ। आंतरिक परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है, आयनों का प्रवाह हो रहा है। तो आंतरिक परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है, आंतरिक परिपथ। आंतरिक परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है, आंतरिक परिपथ में आयनों का प्रवाह हो रहा है। दिख रहा है सभी को, बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, किधर से किधर, एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं। जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत धारा की दिशा क्या होगी, कैथोड से एनोड की ओर। तो आप देख रहे हो बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इधर आंतरिक परिपथ में आयनों का प्रवाह होता है। क्लियर हुई ये बात। हाँ अब अपन बात करते हैं यहां पर एक और है लवण सेतु। लवण सेतु क्या है, लवण सेतु इसके बारे में बात करते हैं। इसी में आपको दिख रहा है उल्टे यू आकार की कांच की एक नली है, ठीक है, जिसके
जिसमें अक्रिय विद्युत अपघटय पदार्थ ये भरा रहता है और दोनों सिरों पर प्लग या रुई के डॉट लगे होते हैं। क्लियर। अब देखो इसका कार्य क्या है, लवण सेतु का वर्क क्या है, इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। ये कार्य के बारे में ही प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला कार्य ये सेल के आंतरिक परिपथ को पूर्ण करती है। नंबर 1 बात इंपॉर्टेंट वर्क, सेल के आंतरिक परिपथ को क्या करती है, पूरा। दूसरी, सेल की विद्युत उदासीनता बनाए रखती है। ये 2 कार्य अपने को ध्यान रखने हैं। एक तो सेल के आंतरिक परिपथ को पूरा करती है और एक सेल की विद्युत उदासीनता ये बनाए रखती है। क्लियर हुई है बात सभी को? हाँ, ये सेल कब तक कार्य करता रहेगा, ये सेल कब तक कार्य करता रहेगा, जब तक परिपथ बंद रहेगा। जब तक परिपथ बंद रहेगा तब तक ये सेल क्या करता रहेगा, कार्य करता रहेगा। और संपूर्ण जिंक आयन या जिंक इलेक्ट्रोड समाप्त नहीं हो जाए, जिंक इलेक्ट्रोड समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये सेल कार्य करता रहेगा। या फिर मैं कहूं कॉपर 2+ आयन समाप्त नहीं हो जाते। या फिर मैं कहूं जब तक लवण सेतु लगा रहेगा तब तक ये सेल क्या करता रहेगा, लगातार फंक्शन करता रहेगा। तो कब तक कार्य करेगा, जब तक परिपथ बंद रहेगा, लवण सेतु लगा रहेगा, संपूर्ण जिंक इलेक्ट्रोड समाप्त नहीं हो जाता, संपूर्ण कॉपर 2+ आयन समाप्त नहीं हो जाते, तब तक ये सेल कार्य करता रहता है। नेक्स्ट इसी सेल के बारे में बात करते हैं। इस सेल की प्रत्येक समय विद्युत उदासीनता बनी रहती है, यानी जैसे ही जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनों के रूप में विलयन में जाएगा, वैसे ही कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक समय सेल की विद्युत उदासीनता मेंटेन रहती है, या फिर मैं कहूं क्या रहती है, बनी रहती है। क्लियर हुई है बात सभी को? तो ये किसके बारे में बात करी अपन ने, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। ये क्या था अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। क्लियर है ये बात सभी को? चलो अब चलते हैं अपन थोड़ा आगे। आप देखो ये जो विद्युत रासायनिक सेल है, इसमें क्या किया जाता है, कई बार एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। एक ही पात्र में क्या है, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड। इस स्थिति में इन दोनों इलेक्ट्रोडों को पृथक करने के लिए अपन किसका काम में लेते हैं, एक सरंध्र झिल्ली प्रयुक्त करते हैं, जो किसकी तरह कार्य करती है, सरंध्र झिल्ली, जो किसकी तरह कार्य करती है, ये लवण सेतु की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, लवण सेतु की तरह। अब इसमें वही इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं 2। इधर यहां पर रहता है जिंक सल्फेट रहेगा, इधर क्या रहता है, ये रहता है कॉपर सल्फेट। ये परिपथ क्या रहता है। अब देखो यहां पर कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, जिंक 2+ आयनों की,
और यहाँ पर कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है? सल्फेट आयनों की, क्योंकि जिंक आयन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग करके विलयन में आएंगे तो यहाँ पर जिंक आयनों की सांद्रता, और यहाँ से कॉपर 2+ आयन तो यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएंगे? अपचयित हो जाएंगे, और सल्फेट आयन अंदर रह जाएंगे, तो यहाँ पर कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी? सल्फेट आयनों की। तो कुछ समय पश्चात इस सरंध्र झिल्ली में से सल्फेट आयन इस दिशा में आ जाते हैं और यहाँ पर किसका निर्माण कर लेंगे? जिंक और सल्फेट मिलकर के क्या बना लेंगे? जिंक सल्फेट, और सेल की विद्युत उदासीनता फिर से क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं एक सेल में भी दोनों इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं, एक ही पात्र में भी। हाँ, वहां पर किसकी आवश्यकता होगी? सरंध्र झिल्ली की या फिर लवण सेतु की, और ये इस प्रकार से वर्क करता है। ये चीज भी सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट आगे। अब अपन बात करेंगे सेल आरेख की। किसकी बात करेंगे? सेल आरेख की। ये अपना आज की क्लास में अपन ये और कर लेते हैं, सेल आरेख। अब देखो, सेल आरेख लिखते समय अपने को निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। निम्न बिंदुओं की सहायता से सेल आरेख दर्शाया जाता है, या सेल आरेख अपन क्या करते हैं? लिखते हैं। वो बिंदु कौन से हैं, उन बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले ठोस धातु इलेक्ट्रोडों को सदैव किनारे पर लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं? किनारे पर लिखते हैं। क्लियर हुई बात? ठोस धातु इलेक्ट्रोडों को सदैव किनारे पर। दूसरी, एनोड को बाईं ओर तथा कैथोड को दाईं ओर या दाईं तरफ दर्शाया जाता है, तरफ लिखते हैं या दाईं तरफ दर्शाते हैं। क्लियर है? एनोड को सदैव कौन सी तरफ लिखेंगे? बाईं तरफ, और कैथोड को कौन सी दिशा में लिखेंगे? दाईं तरफ। धातु आयन, या फिर मैं कहूं विद्युत अपघटे, यदि प्रत्यक्ष संपर्क में है तो उन्हें एक खड़ी लाइन द्वारा दर्शाते हैं। जैसे जिंक के संपर्क में जिंक आयन रहते हैं, और कॉपर के संपर्क में क्या रहते हैं? कॉपर आयन। जैसे 1 मोलर रहता है तो कॉपर आयन रहते हैं, और ये 1 m लिख सकते हैं। लवण सेतु को दर्शाने के लिए दो समानांतर खड़ी लाइनों का प्रयोग किया जाता है और विद्युत अपघटनों की या सांद्रता को सक्रियता के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में? सक्रियता यानी एक्टिविटी, सक्रियता के रूप में दर्शाते हैं, यदि आवश्यकता हो तो दर्शाते हैं। ये अपन 5 बिंदुओं की सहायता से क्या लिख सकते हैं? किसी भी सेल का सेल आरेख अपन डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन डेनियल सेल का सेल आरेख लिखें। किसका सेल आरेख लिखें? डेनियल सेल। तो उसकी रिएक्शन क्या थी? जिंक ठोस प्लस कॉपर 2+,
ये विलयन में थे और ये जिंक 2+, ये विलयन में आ गए प्लस कॉपर ठोस अवस्था में। ये उसकी नेट सेल रिएक्शन थी डेनियल सेल की, या फिर इसको अपन क्या कह रहे थे, गैल्वेनिक सेल की। देखो सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे अपन, एनोड लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे अपन, कैथोड लिखेंगे। तो इधर सबसे पहले सिरों पर क्या लिखते हैं, ठोस धातु इलेक्ट्रोडों को सदैव किनारों पर। तो इधर कौन सा ठोस धातु इलेक्ट्रोड, जिंक, और इधर कौन सा धातु इलेक्ट्रोड ठोस, इधर कौन सा ठोस धातु इलेक्ट्रोड रहेगा, इधर रहेगा कॉपर। तो डायरेक्ट संपर्क में है धातु आयन विद्युत अपघटे, डायरेक्ट संपर्क में है तो एक खड़ी लाइन लिख करके इनको अपन, ये जिंक 2+ आयन, ये एक्वाटिक। यदि इनकी सक्रियता अपन दर्शा जाए, सक्रियता जैसे इकाई है तो ये 1 लिख दिया। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, कॉपर 2+ आयन, ये एक्वाटिक। यदि इनकी सक्रियता क्या है, 1 है, तो ये 1 से लिख दिया, और दोनों के बीच में एक खड़ी लाइन। लवण सेतु को दर्शाने के लिए 2 समानांतर खड़ी लाइनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये 2 समानांतर खड़ी लाइन, जिनकी सहायता से अपन किसको दर्शा सकते हैं, लवण सेतु को दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक डेनियल सेल को अथवा गैल्वेनिक सेल को अपन दर्शा सकते हैं। ठोस धातु इलेक्ट्रोडों को देखो किनारों पर लिखा है अपन ने, एनोड को बाईं तरफ, ये एनोड है, इसका मतलब कौन सी दिशा में इसको दर्शाया जाता है, इसको लिखा जाता है बाईं तरफ। ये कैथोड है, इसको कौन सी दिशा में लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे दाईं तरफ। क्लियर हुई ये बात। फिर दूसरी चीज, धातु आयन और विद्युत अपघटे, ये धातु है और ये विलयन है, डायरेक्ट संपर्क में है। ये अपन ने देखा था जिंक और जिंक आयन, तो इनके मध्य एक खड़ी लाइन। इसी प्रकार कॉपर और कॉपर आयन, तो इनके मध्य एक खड़ी लाइन। और यदि इनकी सांद्रता दर्शाने की आवश्यकता हो तो वो एक्टिविटी के रूप में दर्शाई जाती है। जैसे मैंने इकाई लिखी है यहाँ पर एक्टिविटी, तो एक लिख दिया यदि जरूरत हो तो। लवण सेतु को 2 समानांतर खड़ी लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये आज की क्लास में अपन ने ये सब देखा है। तो इनके बारे में आपको सबको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।